हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आज हम क्लास 11 का भूगोल की बुक को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, जिसमें से यह अध्याय 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखा जाए तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अक्सर यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 2 कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के SCERT बिहार बोर्ड क्लास 11th प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। हम यहाँ पे थ्योरी नुमा सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आप आसान भाषा में अच्छे से थ्योरी पढ़ते हैं तो आपका यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, जो कि आप शायद ना भूलें। इसलिए अगर आप भूलते हैं तो प्लेलिस्ट में आप कहीं भी हों, किसी भी जगह हों, आप वीडियो ऑन करके सारा वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर इम्पोर्टेंस लगे ये चैप्टर तो ज़रूर लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्त के साथ, जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी टीआरई 4.0 के लिए कर रहे हों। तो आज का टॉपिक ही है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका और ना ही पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतया भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं और अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भूआकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भूआकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपने क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसीलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाली सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। ये समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, ये जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी से क्रोट तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। ये जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या जो है ये 6370 किलोमीटर है। कितना? 6370 अर्थात 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें ये बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष
परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत: पृथ्वी में सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं अथवा ये वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में प्रावेधन परियोजना। कौन सी? गहरे समुद्र में प्रावेधन परियोजना अर्थात डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट व समन्वित महासागरीय प्रावेधन परियोजना, इसे बोला जाएगा इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा प्रावेधन अर्थात ड्रिलिंग आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थ के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि ये मैग्मा कितनी गहराई से निकलना है। अप्रत्यक्ष स्रोत: पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें प्राप्त हो चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल के एक समान नहीं होता है। यह है गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की विभिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्वीय विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपटी में चुंबकीय पदार्थों के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियों भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन, यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर
भूकंप लाती है। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर के अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। वो स्थान जहां ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंग अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 अंश के डिग्री के कोण पर होता है। भूकंपीय तरंगें सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। इसी अध्याय में हम आगे पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाले भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है। ये वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं भूगर्भिक तरंगें व धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर के सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। इसीलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं और जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है और पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परिवर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भिक तरंगें भी 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें पी तरंगें व यस तरंगें कहते हैं या कहा जाता है। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें हम प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। पी तरंगें ध्वनि तरंगें जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। यस तरंगें धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं और ये द्वितीय तरंग कहलाती है। यस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। यस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की और परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर के वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन से तरंगें कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं और इनसे शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। भूकंपीय तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित तरंगें या तो शैलों में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा
तरंगों की दिशा के समांतर ही होती है। ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं और इसके फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति की समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। यह तरंगें ऊर्ध्वाधर तरल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। चित्र में 3.2 आ और बा में PYS तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंपलेखी अभिकेंद्र से 150 के भीतर किसी भी दूरी पर PYS दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंपलेखी अधिकेंद्र से 145 से परे केवल P तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और यस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 150 और 145 के बीच का क्षेत्र है। 105 और 145 के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 के परे पूरे क्षेत्र में यस तरंगें नहीं पहुंचती और यस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। यस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ 28 में दिया गया है। भूकंप के प्रकार। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। तीसरा है खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है और इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंप की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है और इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्क कैली के नाम पर जाना जाता है। ये झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। भूकंप के प्रभाव। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न हैं। भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन अथवा पंख स्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़, आग का लग जाना, इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी का आना, ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं।
या प्रभाव हैं। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभाव में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अभिकेंद्र समुद्र अध स्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अतः ये देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1 से 12 वर्ष में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट हल्के भूकंप पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना। भूपर्पटी। ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और ये बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में ये मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है और भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित हैं। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना किलोमीटर, 78 किलोमीटर ठोस क्रूड होता है, फिर द्रव होता है, बीच में 2900 किलोमीटर और इसके ऊपर दुर्बलता मंडल होती है जिसे मेटल कहते हैं। भूपर्पटी जो होता है 0 से 100 किलोमीटर तक ही होता है। स्थल मंडल को भूपर्पटी तथा ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेटल होते हैं। दुर्बलता मंडल या भूपर्पटी 0 से 100 किलोमीटर। वही अगर देखा जाए मेटल जो होते हैं वो ऊपर से 2900 किलोमीटर तक होता है। वही ये क्रोड जो होते हैं ऊपर से 5100 किलोमीटर और पृथ्वी की त्रिज्या लगभग देखी जाए नीचे सबसे लास्ट में ये 63 किलोमीटर। आइए जानते हैं मेटल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मेटल, क्रोड और भूपर्पटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने भूपर्पटी को यहाँ पर पढ़ा कि कितना महत्वपूर्ण है, इसकी मोटाई भी यहाँ पर जाना है कि ये ठोस पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग होता है और ये बहुत ही भंगुर भाग हैं जिसमें से जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई है महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है, महासागरों में अलग है और इस यहाँ पर स्थल है वहाँ पर इसकी मोटाई अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में इसकी मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई 70 किलोमीटर और भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है। किससे? भारी चट्टानों से, और इसका जो घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित हैं। महासागरों के नीचे इनका घनत्व 2.7। वही हम मेटल जानेंगे, जो बीच वाला भाग होता है ये मेटल
मेटल के अंतर्गत आता है। मेटल का भाग यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेटल का, और ये ऊपर जो है भूपर्पट्टी था, और सबसे नीचे का भाग जो होगा ये जो होगा ये क्रोड के अंतर्गत आता है। तो हम मेटल के बारे में जानते हैं। भूपर्पट्टी में मेटल के नीचे का भाग मेटल कहलाता है, मतलब भूपर्पट्टी में पर्पट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। ये मोहो अशांत अर्थात डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है, मतलब कि मेंटल के ऊपरी भाग को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, और स्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका जो विस्तार है 400 किलोमीटर तक आंका गया। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत ही है। इसका घनत्व भूपर्पट्टी के चट्टानों से अधिक है, अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से भी अधिक। भूपर्पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के स्थल मंडल कहलाते हैं, और इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक ये ठोस अवस्था में हैं। क्रोड, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्रोड व मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर गहराई पर है, और बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। बाह्य क्रोड जो है ये तरल अवस्था में है, बाह्य क्रोड जो है तरल अवस्था में, और बाहरी जो है बाह्य क्रोड अंतर जो है ये ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है। मेटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल व लोहे का बना है। इसे हम निफे परत के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल स्वरूप। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वो स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा तो वो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है, और जब तक ये पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। वो पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूल, कड़वा गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है, और कुछ ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि सील्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर के पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतया बेसाल्ट से निर्मित सील्ड ज्वालामुखी को आप देख सकते हैं, और ये शिंडर शंकु होते हैं, अर्थात जो ये ज्वालामुखी मुख्यतया बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, और इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है।
इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। अगला है मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्वान लावा उद्गार होते हैं। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इसमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंड सिम पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुँचते हैं। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ज्वालामुखी कुंड ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं और धंसे हुए विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इसके बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की सतह प्रतीत होती है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रम अनुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है और भारत का दक्कन ट्रेप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है बहुत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहत क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है और मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और ये सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है और अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ में अंतर्वेदी आकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। लावा का ये जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है और ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और पातलीय शैल जो हैं जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। पहला है ज्वालामुखी शैलों और पातालीय शैल। ज्वालामुखी शैलों और पातालीय शैल कहने का मतलब है यहाँ पे कि लावा की ठंडा होने के स्थान पर या स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है ज्वालामुखी शैलों के द्वारा या ज्वालामुखी शैलों के आधार पर और दूसरा है पातालीय शैल के आधार पर बांटा गया। अगर जो ज्वालामुखी शैलों के आधार पर जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो उसे ज्वालामुखी शैल और जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। ज्वालामुखी शैल जो होती हैं क्यों कहते हैं? जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है लेकिन जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर के जम जाता है तो उसे हम पातालीय शैल कहते हैं। जब लावा भूपटल के
भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती हैं। इनमें से कुछ चित्र 3.4 में दिखाया गया है। देख सकते हैं महास्कंद है, स्कंद है, भित्ति है और लोकात है। यहाँ पे ज्वालामुखी नलिका है, सील है, मिश्रित ज्वालामुखी देख सकते हैं, ज्वालामुखी नलिका है, लावा मेसा सिंडर है। ये यहाँ पे सिंडर शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड है भी है। और यहाँ पे वैतोलिथ्स, यदि तो मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रपटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुम्मद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही धरातल पर प्रकट होते हैं। विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। और ये ग्रेनाइट के बने पिंड है और इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। लोकोलिथ एक था, बैथोलिथ एक है, लैकोलिथ। ये गुम्मद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्र ज्वालामुखी के गुम्मद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है और कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुम्मदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपवित्र हो चुकी हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लोकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। अब यहाँ पे लैपोलिथ और फोकोलिथ व सील, लैपोलिथ, फाइकोलिथ व सील। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो ये लैपोलिथ कहलाता है और कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, क्रमशः वैतोलिथ में विकसित होते हैं। ये ही फाइकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव सील कहलाते हैं। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव को सील कहते हैं। डाइक क्या है? जब लावा का प्रभाव दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर ये इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाता है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में ये आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन के ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहिक समझी जाती है। अभ्यास तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन इसके प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व, भूकंपीय तरंगे या ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जो हैं ये प्रत्यक्ष साधन है, इसलिए जो इसका ऑप्शन सी गा नंबर होगा, गा नंबर सही है। दक्कन ट्रैप को सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? सील्ड, मिश्र, प्रवाह या कुंड। निम्न दक्कन का जो पठार है, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? सील्ड का, मिश्र का, प्रवाह या कुंड का। तो यहाँ पर सील जो दिया ही है, सील तो कहाँ का? दक्कन
तो हमारा जो ऑप्शन होगा, पहला तो बता ही दिया, ये ज्वालामुखी के द्वारा होता है। तो इसमें पहला पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो ज्वालामुखी। वही दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो ये जो प्रवाह है ना, बाढ़ बेसाल्ट प्रवाह के अंतर्गत आता है। बेसाल्ट प्रवाह, अभी ऊपर बेसाल्ट प्रवाह, अर्थात इसमें जो सही होगा ये कौन सा प्रवाह क्षेत्र आता है, बेसाल्ट प्रवाह। देखो क्या लिखा, बेसाल्ट प्रवाह, तो इसी के अंतर्गत आता है। ये भारत का दक्कन ट्रैप है ना, तो इसलिए इसका क्या होगा, प्रवाह वाला ऑप्शन सही होगा। अर्थात ये दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो ये प्रवाह, यहाँ पे कहीं आ जाएगा बाढ़ बेसाल्ट, तभी ये ऑप्शन सही होगा। क्या आएगा, बाढ़ बेसाल्ट। देखो बेसाल्ट प्रवाह, ठीक है, तो ऑप्शन भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को वर्णित करता है। तो ये भूपटल व ऊपरी मेंटल को प्रस्तुत करता है। यह भी हमने ऊपर ही देखा था चित्र में, जहाँ पर क्रोड वाला चित्र दिखाया गया। तो स्थल मंडल किससे बना हुआ, भूपर्पटी तथा ऊपरी परत। तो यही ऑप्शन इसका सही जाएगा, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा सही होगा। तो निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। तो वो पी तरंगे हैं जो चट्टानों में, भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं, वो पी तरंगे हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर का सही होगा। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे अध्याय 4 में। तब तक आप इसका रिवीजन करें, इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को। अभी तो 2 ही वीडियो आया है, तीसरा वीडियो अगले दिन आएगा। तो जो चैनल पे पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए मिलते हैं हम नए अध्याय में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।